जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल के जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किए थे। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, यह क्वेश्चन 8 मार्च 2020 का प्रथम पाली का बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी क्वेश्चंस को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। तो दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु जो है नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में सही विकल्प है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 56 है वो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से जो है वो संबंधित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? दोस्तों अम्बाइस्टामा जो है यह जंतु जो है चिरडिम्बता दर्शाता है। अम्बाइस्टामा जो है यह जंतु चिरडिम्बता को दर्शाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकते हैं, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकते हैं वह होता है UAA होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? दोस्तों बिहार का जो शोक नदी है, बिहार का शोक नदी हम उस कोसी को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? कोसी को है ना दोस्तों, कोसी को। बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है, यानी कि कोसी जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप अपने पास एक नोटबुक रखेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलेंगे और लिखते चलेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी होगा। कोसी जो है बिहार का शोक नदी है, यानी कि बिहार का शोक नदी जो है कोसी को कहा जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी के निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों पीरपंजाल और बृहद हिमालय के बीच कश्मीर घाटी का जो श्रेणी जो है वो बीच में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सॉरी दोस्तों, किसने लिखा हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वह डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था दोस्तों? डार्विन जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज संरक्षण करती है। ध्वनि सबसे तेज संरक्षण करती है, यानी कि ठोस में जो है ध्वनि सबसे तेज
संरक्षण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गैमेक्सिन डीटी और ब्लीचिंग पाउडर डीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण योग है। गैमेक्सिन डीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण योग है। कहने का मतलब है कि जो गैमेक्सिन डीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक कौन है। तो दोस्तों यह जो है इसका महत्वपूर्ण यौगिक जो है क्लोरीन है। क्या है दोस्तों? क्लोरीन जो है इसका महत्वपूर्ण यौगिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है दोस्तों कामायनी जो है, कामायनी शंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, यानी कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल पूंजी खाते की जमाबंदियों में किया जाता है। पूंजी खाते की जमाबंदियों में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर का तंतु बना होता है दोस्तों, एक हीटर का जो तंतु है वो नाइक्रोम का बना होता है। क्या चीज़ का दोस्तों? नाइक्रोम का एक हीटर का तंतु बना होता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, यानी कि चिकनी मिट्टी में कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चिकनी मिट्टी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है दोस्तों? नक्षत्र जो है या सौरमंडल का सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अशोक के प्रस्तर डैश स्तंभ के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर डैश स्तंभ के प्रतीक थे, यानी कि धर्म जो है अशोक के प्रस्तर धर्म स्तंभ के प्रतीक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश, यानी कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है मनुष्य के है डैश, यानी कि नैतिक विकास पर बल देता है, यानी कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के जो है नैतिक विकास पर बल देता है। क्या चीज़ पर बल देता है दोस्तों? नैतिक विकास पर बल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है दोस्तों? भूमिपुत्र जो है भूमिपुत्र क्षेत्रवाद की समस्या से संबंधित है। क्या चीज़ से दोस्तों? क्षेत्रवाद की समस्या से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा दोस्तों? बार्थोलोम्यू जो है
वो केप ऑफ गुड होप को खोजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह कोयला होता है। क्या होता है दोस्तों? कोयला। कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है कोयला जो है इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए में कोयला जो दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरों निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर जो मोहरें जो है सेलखरी से निर्मित है। क्या चीज़ है दोस्तों? सेलखरी से, सेलखरी से निर्मित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वह कोलकाता में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। तो कोलकाता जो है ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोलकाता होगा, है ना। कोलकाता जो है सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में अवस्थित है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो दोस्तों औद्योगिक विकास जो है, औद्योगिक विकास जो है उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यहाँ दोस्तों जूते हुए होगा, ठीक है, जूते लिखा गया है लेकिन यहाँ पे जूते होगा। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला? तो दोस्तों यह जो कालीबंगा स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया? स्टाम्प एक्ट कब लागू किया? तो दोस्तों 1765 ईस्वी में इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लागू किया। तो 1765 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थल शामिल है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? यानी कि पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता की दृष्टि से स्थल में शामिल है, यानी पश्चिमी घाट स्थल में शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? यानी कि बलुई मिट्टी में पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है दोस्तों, यानी कि बलुई जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, बलुई मिट्टी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में
कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। यानी कि संचालन की जो प्रक्रिया है, संचालन की प्रक्रिया, जल संचालन की जो प्रक्रिया है वह जल चक्र में सम्मिलित नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। तो दोस्तों ओम जो है, ओम यह मूल मात्रक नहीं है। ओम जो है यह मूल मात्रक नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है। दोस्तों बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है वो 40 है। कितने दोस्तों 40। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दोस्तों ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च है डैश। यानी कि विद्यालय की जो इमारत होती है उसके रख रखाव पर किए जाने वाला जो खर्च होता है वह राजस्व व्यय से आता है। यानी कि राजस्व व्यय से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह जो वीडियो है और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप अपने तैयारी को खूब अच्छे ढंग से करें ताकि आप जो अगस्त में जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और वर्दी पाने की जो आपकी सपना है उसे आप साकार कर सकें, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप डेडिकेशन के साथ अपने प्रिपरेशन को जारी रखें और आप इस चैनल से जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करें। तो दोस्तों फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र कहाँ से आरंभ किया था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र जो आरंभ किया था वो सारनाथ से किया था। कहाँ से दोस्तों, सारनाथ। सारनाथ जो है, सारनाथ यह यूपी में पड़ता है, बनारस के बगल में है, बनारस में ही पड़ता है, मतलब बनारस के बगल में ये सारनाथ है। तो सारनाथ से ही गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का शुभारंभ किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पूछताछ घास प्रदेश कहाँ से पाए जाते हैं। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ से पाए जाते हैं। तो दोस्तों पूछताछ जो है, पूछताछ वो हंगरी, पूछताछ जो है घास वो हंगरी प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों, हंगरी प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। दोस्तों अरस्तु ने इस कथन को कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए जो है अरस्तु, इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आप अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता है तो आप अरस्तु में टिकअप करेंगे, है ना दोस्तों। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पानी से बनने वाले बुलबुल में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। प्रक्रम है, किस प्रक्रम के कारण होती है। तो दोस्तों पानी में बनने वाले जो बुलबुले में जो चमक होती है वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण
होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है, यानी कि जो खाद्य और पेय जो है, खाद्य और पेय यह अखिल भारतीय उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक है। क्या दोस्तों? खाद्य और पेय जो है अखिल भारतीय उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वाला वजन आइटम है ना। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की राज्यों की सम्मिलित योजना है, यानी कि हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड जो परियोजना है वो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है ना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्स रोग का जनक है एक डैश। एड्स रोग का जो जनक है वो विषाणु है। एड्स रोग का एक जनक जो है वह एक प्रकार विषाणु है ना। विषाणु के कारण में जो होता है वो एड्स रोग होता है ना। तो यानी कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विषाणु, यानी एड्स रोग का जो जनक है वो विषाणु है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न जो है तो 39 नंबर जो प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। अगला प्रश्न यह है, अगला प्रश्न जो यह है जो कि निम्नलिखित में से सॉरी दोस्तों थोड़ा सा सिस्टम इधर उधर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? दोस्तों निहारिका जो है, निहारिका वो सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है और यह जो प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो प्रश्न यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में भाग नहीं होता है? निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो दोस्तों शुक्रवाहिनी जो है, शुक्रवाहिनी वह मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। शुक्रवाहिनी मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, कहने का मतलब कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।